हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम ऑब्जेक्टिव 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 का। सो ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशंस ml-1 t-2 में कोरेस्पॉन्ड टू। हमारे पास कुछ डायमेंशंस दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, ml-1 t-2। ये बोल रहे हैं कि किसको कोरेस्पॉन्ड करती है। हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क डन बाय फोर्स। देन सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है प्रेशर। देन फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास ये है, हमें बताना है कि ml-1 t-2 किसकी डायमेंशंस हो सकती है। जैसे कि अब ये जो ऑब्जेक्टिव 2 है ना, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस आंसर भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो हमें हर एक जो भी आपके पास ऑप्शन होगा उसको हमें एनालाइज करना होगा। तो फर्स्ट हमारे पास है वर्क डन बाय फोर्स। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि हमने कोई फोर्स लगाई किसी बॉडी पर और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेस होगी आगे की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन। देन फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, ml-t-2। ठीक है, ml-t-2 क्यों होता है फोर्स का, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का होता है m। एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर का l आ गया और पर सेकंड स्क्वायर का t-2 आ गया, यानी कि ml-t-2। ये तो हो गया फोर्स का। इनटू में है डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ। ठीक है, देन हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ml-t-2। लेकिन जब हम इसमें क्वेश्चन से इसको एनालाइज करो, चेक करो क्वेश्चन से कि यहाँ पर l-1 दिया है लेकिन हमारे पास l2 है, यानी कि ये ऑप्शन गलत प्रूव हो गया हमारे पास कि इसका ये डायमेंशन नहीं है। देन हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम को हम यूज का जो डिनोट करते हैं स्मॉल p से करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। देन लीनियर मोमेंटम के हिसाब से मास का m हो जाएगा और वेलोसिटी क्या होती है, t-1 मीटर पर सेकंड, तो t-1 हो जाएगा इसका। तो ये हमारे पास डायमेंशंस बनेगी ml-t-1, जो कि अभी भी सेम नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी यूनिट एरिया में, सपोज कि हमारे पास ये पूरा एक बोर्ड है, इस कंप्लीट बोर्ड का एरिया कैपिटल ए है। ठीक है, हमने क्या बोला कि इस कंप्लीट एरिया में एक यूनिट एरिया मान लो। यूनिट एरिया में क्या मान सकते हैं कि मैंने कोई एक यूनिट यानी कि 1 डायमेंशन का एक मैंने छोटा सा एरिया मान लिया, इस पर जो मैं फोर्स लगाऊंगा उसको हम प्रेशर बोल देंगे, कि पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो होता है प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया। प्रेशर की डायमेंशन, सॉरी फोर्स की डायमेंशन हमने अभी पढ़ी थी, ml-1। देन आएगा ml-1 नहीं सॉरी -2, और नीचे हमारे पास है एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। क्योंकि अगर आपको एरिया, आप सोचो कि एरिया के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सब में कॉमन चीज क्या है कि यूनिट सब में एक जैसी रहती है, यानी कि अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर है, मीटर के स्क्वायर में आंसर आएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई लेंथ है और लेंथ का स्क्वायर है, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, l²। देन l² ऊपर जाकर माइनस होगा, -2 1 -2 -1 हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप एक बार स्टार्टिंग के वीडियोस देख लेना, उसमें आपको डायमेंशंस प्रॉपर्ली समझ आ जाएंगे कि हमें डायमेंशंस को कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ गया ml-1 t-2, जो कि हमारे पूछे गए क्वेश्चन के साथ मिलता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट, हमें लग रहा है कि ऑप्शन करेक्ट है, लग भी नहीं रहा, ये करेक्ट है ही। तो प्रेशर का आंसर हमारे पास आ गया, यानी कि प्रेशर में अप्लाई हो जाता है। अब क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं तो हमें नेक्स्ट भी चेक करना होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी लग रही है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब हमें पता है कि एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है, और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमने अभी स्टार्टिंग में किया, फर्स्ट ऑप्शन में किया था वर्क डन। क्या क्या आंसर आया था उसका, ml-t-2। तो ये डायमेंशन थी एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी की जो डायमेंशन होगी ना वर्क डन वाली ही होगी। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हम वर्क डन करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो और जो एनर्जी हम लगाते हैं वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वर्क डन और एनर्जी एक ही जैसे हैं। देन नीचे आगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की डायमेंशंस कैसे निकालें, क्योंकि वॉल्यूम के तो फॉर्मूला ही बहुत होते हैं। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए अलग फॉर्मूला होगा, स्फेरिकल के लिए अलग फॉर्मूला होगा,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक चीज़ कॉमन चीज़ देखना कि हर एक वॉल्यूम में जो भी हमारे पास यूनिट होती है उसका क्यूब होता है, ठीक है, यानी कि मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई एक लेंथ है और लेंथ का ही क्यूब हो रहा है, तो नीचे क्या आएगा, एल क्यूब आएगा। देन फिर से हम डायमेंशंस के फॉर्मूला जब डायमेंशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर है एल स्क्वायर, नीचे है एल क्यूब, ये ऊपर जाकर माइनस होगा, देन एल की पावर बनेगी -1 और टी -2, और ये फॉर्मूला फिर से हमारा सेम आ गया जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिलते हैं हमें। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, 4 स्टेटमेंट है, हमें ये चेक करना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो मे बी करेक्ट हो सकती है। अब इसका एग्जांपल ना, जो सबसे इजी एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं एस का फॉर्मूला एक, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रॉपरली समझ आ जाता है डायमेंशंस के लिमिटेशंस क्या होते हैं, क्योंकि आपने अगर डायमेंशन की वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग की वीडियोस, उसमें मैंने आपको वहां पर एक फॉर्मूला लेकर बताया था कि इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से हाफ हटा दूं, 1/2 अगर मैं यहाँ से हटा दूं, तो फिर भी डायमेंशंस प्रॉपरली यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब सेटिस्फाई कैसे, कि अगर ये देखो एस एक डिस्टेंस है, यानी कि इसकी डायमेंशन एल में होनी चाहिए, तो उस टाइम पर हम ये पढ़ रहे थे कि लेंथ में लेंथ प्लस करोगे तो लेंथ ही मिलेगी, यानी कि एक वेलोसिटी और एक टाइम, तो ये लेंथ बन जाती है, यानी कि लेंथ की फॉर्म में आएगा। और एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर आ गया टाइम का स्क्वायर, यानी कि सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये भी एक लेंथ होती है, ठीक है, तो यानी कि L प्लस एल मिलके L बनाते हैं, यानी कि L और L इक्वल आ गए, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये प्रॉपरली सेटिस्फाई इसमें हो रहा है, कि फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हमें लग रहा है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये थी कि अगर ये 1/2 हो या ना हो, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब कि अगर मैं इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करके देखूं तो भी ये डायमेंशनली हमें करेक्ट दिखेगा कि डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल फॉर्मूला गलत हो गया है यहाँ पर, क्योंकि 1/2 खत्म हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको हम वापस यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर देख लो कि डायमेंशनली तो करेक्ट लग रही है इक्वेशन, लेकिन मे भी करेक्ट हो सकती है। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि करेक्ट हो, मतलब कि अगर आप 1/2 यूज कर लोगे तो वो करेक्ट होगी, अगर 1/2 नहीं यूज करोगे तो डायमेंशनली तो वो करेक्ट होगा। लेकिन इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे कि हमने 1/2 यूज किया, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट ये शो हो रहा है, लेकिन और वैसे भी फॉर्मूला चलो ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला भी हमने ठीक यूज किया है, डायमेंशनली भी करेक्ट हो गया, तो हमने बोला कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और करेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। ये तो चलो हमने देख लिया कि मे बी करेक्ट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, कि फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से सही है कि डायमेंशनली कोई करेक्ट इक्वेशन है वो एक्चुअल में भी करेक्ट हो सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ये उसी का एक और पार्ट आ गया, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट भी हो सकती है। कब, जब हम 1/2 ना यूज करें, ठीक है, तब क्या होगा, डायमेंशनली तो करेक्ट हो गई लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला गलत हो गया यहाँ पर, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी सही है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट भी हो सकती है। देन हमारे पास थर्ड, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। अगर कहते हैं कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन आ जाए, यानी कि किसी कारण से हमने यहाँ पर जैसे मान लो हमने टी स्क्वायर लिखा तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एल और टी तो आपस में प्लस नहीं हो सकते ना, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन का करेक्ट होना वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब इक्वेशन डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है इसका मतलब वो फॉर्मूले की में भी करेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। और फोर्थ हमारे पास क्या है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ये भी ठीक है कि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो इनकरेक्ट भी हो सकती है, तो फोर्थ ऑप्शन भी सही आ गया। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, हमें इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कहते हैं कि सभी क्वांटिटीज को हम उनकी बेस क्वांटिटीज में डायमेंशनली शो कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो कोई भी डायमेंशन ले लो, हम वर्क डन के डायमेंशन लेकर चलते हैं, तो वर्क डन में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ml2 t-2, तो इसमें क्या है कि ये बेस क्वांटिटीज ही तो है, हमने क्या किया, किसी एक क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में शो करना डायमेंशनली, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जैसे कि इसमें बोला गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज। कहते हैं कि एक बेस क्वांटिटी को हम डायमेंशनली शो कर सकते हैं बाकी की बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में। तो ये गलत हो गया। कैसे? अब हम मास को एल और टी की फॉर्म में तो शो नहीं कर सकते ना, कि हम बोले कि मास एल और टी की फॉर्म में हम शो कर दे, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि खुद ही बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में यही पूछा गया था कि क्या हम किसी बेस क्वांटिटी को दूसरी बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या बोला? कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, तो यानी कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, अ डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटीज इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कहते हैं किसी एक बेस क्वांटिटी, जैसे मान लो कि एमएलटी हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने एम बोला यानी कि मास में क्या होगा? एमएलटी की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो मास में क्या होगा? एम को हम 1 मान के चलेंगे, यानी कि एम तो वहां पर है लेकिन एल भी जीरो है वहां पर, टी भी जीरो है, और बाकी की जो भी बेस क्वांटिटीज होंगी सभी जीरो होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है, इन्होंने क्या बोला है कि डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी, किसी एक बेस क्वांटिटी की डायमेंशन इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो, कि बाकी बेस क्वांटिटीज में हमेशा जीरो मिलेगी तुम्हें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी इन्होंने सही बोला है। देन हमारे पास डी ऑप्शन है, द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। कहते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन किसी दूसरे बेस क्वांटिटी में जीरो नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।